जितने भी मिसाइल्स होते हैं वह लगभग सरफेस टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन लगभग कंट्रीज अपने सीक्रेट वेपन्स को जमीन के अंदर साइट्स बनाकर रखती है। और इस कंडीशन में मानकर चलो यदि आपका टारगेट जमीन के 50-60 मीटर नीचे है तो वहां पर मिसाइल्स कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो उसके आगे इम्पैक्ट सेंसर लगा रहता है जो टारगेट को टच करते ही एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद में यह इम्पैक्ट सेंसर मिसाइल में लगे डेटोनेटर को एक्टिवेट करता है और डेटोनेटर मिसाइल में जो भी वॉरहेड है इसमें जबरदस्त एक्सप्लोजन करवाता है। तो फिर ऐसे बॉम्ब की जरूरत पड़ती है जो पहले जमीन की गहराई में जाए और फिर ब्लास्ट करे। और यही रिसेंटली इजराइल और ईरान की वॉर में देखने को मिल रहा है। ईरान ने कुछ न्यूक्लियर साइट्स को अंडरग्राउंड बना रखा है और इजराइल उन साइट्स को खत्म करना चाहता है। तो यह जो अंडरग्राउंड साइट्स होती है इनको खत्म करने के लिए अलग टाइप के बॉम्ब बनाए जाते हैं जिनको बंकर बस्टर बॉम्ब बोलते हैं। इनकी वर्किंग और इनको लॉन्च करने का तरीका एक मिसाइल से पूरा ही अलग होता है। यह जो अंडरग्राउंड साइट्स होती है इनको बंकर बोलते हैं। तो इन बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब डिजाइन किए गए जो अलग अलग डेप्थ के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के बंकर बस्टर बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट है GBU-57 जो अमेरिका का बॉम्ब है और यह बंकर को 60 मीटर की डेप्थ तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। और देखा जाए तो दुनिया में यही सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है आज के टाइम में। इसकी इंजीनियरिंग को थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो स्पेशली अमेरिका के पास में ही पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है और यह तीनों अमेरिका के ही है। बंकर्स जो होते हैं वह स्पेशली जमीन के अंदर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट से बने होते हैं जो काफी मजबूत होती है। तो इन बॉम्ब की डिजाइन इस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट को तोड़ने के हिसाब से ही की जाती है, जो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं BLU-109 की। यह 1970 में बना बॉम्ब है। इस बॉम्ब का वजन लगभग 900 किलो है और यह 2 से 3 मीटर की डेप्थ तक यानी एक फ्लोर की बिल्डिंग को जमीन के अंदर तक डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसके बाद में आता है GBU-28 और फिलहाल इजराइल इसी बॉम्ब का यूज कर रहा है ईरान के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो लगभग 6 मीटर की डेप्थ तक जमीन में जा सकता है, जो 2 फ्लोर तक की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका पूरा वजन 2300 kg है। यदि एक इंसान से इसकी साइज का कंपैरिजन किया जाए तो आप इसको देख सकते हो। इसकी टोटल लेंथ 19 फीट की है और इसका डायमीटर 13.5 इंच का है और इसके सेंटर में इसका वॉरहेड रखा रहता है जो लगभग 300 kg के अराउंड है, जिसमें 80% TNT और 20% एल्यूमिनियम पाउडर होता है। एक्चुअल में जितने भी बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं उनको ऊंचाई से गिराया जाता है, तो इनमें इनका वजन ही इनको स्पीड देने का काम करता है ग्रेविटी की हेल्प से। तो जब बॉम्ब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके फ्रंट साइड में एक लेजर सेंसर होता है जो टारगेट को लेजर की हेल्प से लॉक कर देता है। यहाँ पर एडजस्टेबल फिन्स भी लगे हुए हैं जो बॉम्ब को गाइड करते जाते हैं। लेकिन इस बंकर बस्टर बॉम्ब की वर्किंग दुनिया के सबसे पावरफुल बॉम्ब की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है GBU-57, जो लगभग जमीन में 60 मीटर के कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़कर अंदर तक जा सकता है, जो 20 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है और इस डेप्थ तक लगभग बंकर को तबाह किया जा सकता है। यदि बॉम्ब की लेंथ को देखें तो 20.5 फीट इसकी टोटल लेंथ है और इसका डायमीटर 31.5 इंच का है। एक नॉर्मल इंसान की साइज से कंपेयर करें तो यह साइज में इतना बड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसका टोटल वेट 14,000 kg है, यानी 14 टन इसका टोटल वेट है। और इसको इतना विशालकाय इसलिए बनाया गया क्योंकि इस बम के अंदर थ्रस्टर यूज नहीं होते हैं एक मिसाइल की तरह। मिसाइल अपने थ्रस्टर की हेल्प से अपने आप को स्टेबल रखती है और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को हिट करती है, लेकिन इस बॉम्ब के अंदर इसका वेट और इसकी साइज ही इसको स्टेबल रखते हैं। अब बात आती है इस बॉम्ब को लॉन्च कैसे किया जाता है, क्योंकि यह अपने आप से तो कहीं भी नहीं जा सकता है एक मिसाइल की तरह। लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसा 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एनी टाइम हमारा सपोर्ट रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते जाते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल 3D एनिमेटर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में बहुत हेल्प करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इस बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है जो फिर से अमेरिका के पास में ही है, जिसका नाम है B-2 स्प्राइट स्टेल्थ बॉम्बर। यह एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और हाई स्पीड में उड़ता है, जिसकी वजह से यह रडार से आसानी से बच जाता है। अब यह भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग है, जिसको किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे। जब एयरक्राफ्ट अपनी टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाता है तो यह बॉम्ब को यहाँ से फ्रीली हवा में गिरा देता है। अभी हमने ऊपर देखा कि GBU-57 14 टन वजनी
इतनी एक भारी बॉम्ब है तो B2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ 2 ही GBU-57 को एक साथ में कैरी कर सकता है। जब इस बॉम्ब को इतनी हाइट से गिराया जाता है तो अब जरूरत है बॉम्ब को अपने टारगेट के पास में पूरी एक्यूरेसी के साथ में हिट करना, और इसके लिए बॉम्ब के पीछे की तरफ GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है जो इसको गाइड करते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए इसमें बैटरीज लगी रहती है और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एज ए नेटवर्क एंटीना इसमें एक अडेप्टिंग रिंग भी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉम्ब के अंदर थ्रस्टर यूज नहीं होते हैं, तो फिर यह GPS और INS अपने डेटा को फीड करते हैं पीछे की तरफ लगे मोटर कंट्रोल्ड फिन्स को, और यह फिन्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं जो बॉम्ब को परफेक्टली अपने टारगेट की तरफ डायरेक्ट करते जाते हैं। यदि आपने देखा हो तो सेम ही ऐसे फिन्स यूज होते हैं स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट के अंदर, जिसकी वर्किंग को आप इस वीडियो से डिटेल से समझ सकते हो। अब यह बॉम्ब फ्रीली हवा में नीचे की तरफ गिर रहा है और इसके पास में 14 टन का वेट है, तो यह ग्रेविटी की वजह से जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी धारण कर लेता है और इसकी स्पीड माक 1 की स्पीड तक पहुंच जाती है। जब इतनी भारी चीज आसमान से इतनी हाई स्पीड में आकर जमीन से टकराती है तो सिंपल सी बात है, यदि इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो यह बंकर को तो तोड़ना दूर की बात है, यह खुद सरफेस को टच करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो फिर GBU-57 की बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डन फेरो कोबाल्ट एलॉय की बनाई जाती है। इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इस बॉम्ब के अंदर 80% इसकी बॉडी का ही वजन होता है, बाकी 20% में इसके अंदर एक्सप्लोजिव और इसके इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। इसकी बॉडी के सेंटर के अंदर इसके वॉर हेड को रखा जाता है जो लगभग 2270 kg का होता है। तो इसकी बॉडी का प्राइमरी काम होता है इसके अंदर जितने भी फ्यूज कंट्रोलर और वॉर हेड है उनको तब तक सेफ रखना जब तक यह अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए। सबसे पहले जब फ्रंट साइड से बॉम्ब का नोज बंकर से स्ट्राइक करता है तो इसके फ्रंट साइड में इनर्शियल इंपैक्ट सेंसर होता है जो इंपैक्ट को सेंस करता है और फास्ट ट्रिगर सिग्नल जनरेट करता है और बताता है कि इंपैक्ट हो चुका है लेकिन अभी एक्सप्लोजन नहीं करना है। यहाँ से सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर और डिजिटल डिले फ्यूज के पास में जाता है जो इंपैक्ट करते ही टाइमर को स्टार्ट कर देता है। साथ में यह इंपैक्ट फोर्स और डेप्थ को भी एनालिसिस करता है, लेकिन कई बार इंपैक्ट होने के बाद में यह सिर्फ टाइमर को ही एक्टिवेट करता है। जैसे इंपैक्ट होने के बाद में 150 मिलीसेकंड के बाद में एक्सप्लोजन करवाना है। तो जैसे ही टाइमर पूरा होता है तो यह सिग्नल पहुंचता है डेटोनेटर यूनिट के पास में और इसको एक्टिवेट किया जाता है और यह यूनिट हाई वोल्टेज और करंट से शॉक पल्स जनरेट करती है जिसकी वजह से जो बड़ा एक्सप्लोजिव कंटेंट बॉम्ब के अंदर रखा हुआ है वह आग पकड़ लेता है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस बॉम्ब का जो कवर है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलॉय का बना हुआ है, तो इसके अंदर वॉर हेड जबरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करता है और एक लिमिट के बाद में यह स्ट्रॉन्ग मेटल टूट जाती है जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब धमाका होता है तो यह बॉम्ब आग नहीं लगाता है बल्कि इसके धमाके से शॉक वेव जनरेट होती है जो बेसिकली प्रेशर वेव ही होती है। तो अंदर की तरफ जबरदस्त प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से बंकर के अंदर इसके स्ट्रक्चर में दरारें आने लगती है और यह शॉक वेव इतनी जबरदस्त होती है कि इनकी वजह से अर्थक्वेक भी आने लग जाता है। अब आप सोचो कि यदि इस बॉम्ब के अंदर हम थ्रस्टर लगा दे और थ्रस्टर से पावर दी जाए तो यह बॉम्ब क्या और ज्यादा डेप्थ में जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब बॉम्ब पर थ्रस्टर लगाए जाएंगे तो इसकी स्पीड माक 3 या माक 4 की स्पीड तक पहुंच जाएगी। तो हमें इसकी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि जब बॉम्ब माक 3 या माक 4 की स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करे तो वह इतने जबरदस्त प्रेशर को सहन कर सके। अदरवाइज तो बॉम्ब सरफेस से टकराते ही ब्लास्ट हो जाएगा और जैसे जैसे हम इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। इसी वजह से इसमें थ्रस्टर्स का यूज नहीं किया जाता है। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।